बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज जुमेरात 28 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 673वें रोज़ के हवाले से। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई, जो भी प्रेडिक्शंस गर्दिश कर रही हैं 2024 के हवाले से, उन पेशीन गोइयों पर हमने बात की। फिर ऑन ग्राउंड रियलिटी देखते हुए हमारी असेसमेंट ये थी कि यूरोप के अंदर जिस तरह का माहौल है, तो अगर हालात बिगड़ते हैं तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हुए, मौजूदा हालात देखते हुए लगता यही है कि यूरोप से ये हालात बिगड़ सकते हैं या फिर किसी बड़ी जंग का आगाज़ यूरोप से हो सकता है। उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से ही एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि चाहे बड़ी जंग का आगाज़ यूरोप से हो, लेकिन इख्तिताम यूरोप नहीं होगा। ये यूरोप तक ये जंग महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया को इस जंग ने अपनी लपेट में लेना है। बिल्कुल दुरुस्त बात। आज क्रेमलिन की जानिब से, क्रेमलिन की जो स्टेटमेंट सामने आई, उस स्टेटमेंट से भी ये लगता है कि अगर यूरोप के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो ये हालात पूरी दुनिया को, एटलीस्ट एशिया को अपनी लपेट में ज़रूर लेंगे। क्योंकि जिस तरह की हरकतें अमेरिका कर रहा है, अमेरिका को एक और बड़ी मोटी ताज़ी वार्निंग क्रेमलिन की जानिब से जारी की गई है। अब अमेरिका के पास ऑप्शन कोई नहीं है। मौजूदा सूरत हाल अगर आप यूक्रेन जंग की देखें तो यूक्रेन के इत्तेहादी हाथ खड़े कर चुके हैं और रशिया के पास बहुत अच्छा मौका है इस सिचुएशन को कैश करने का, और रशिया कैश भी खूब अच्छी तरीके से कर रहा है। आगे चलकर आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो रशिया के पास अच्छा मौका है। और दूसरी जो पार्टी है, जो यूक्रेन, अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं, उनके पास कोई चारा, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय तखरीबकारियों के, सिवाय कोई फाउल खेलने के। कोई चारा इनके पास नहीं है। और अगर फाउल खेला इस सिचुएशन के अंदर तो क्रेमलिन ने वार्न कर दिया है कि ये फाउल हम माफ़ नहीं करेंगे, ये तखरीबकारियाँ हम माफ़ नहीं करेंगे, और ये तखरीबकारियाँ पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा भी बन सकती हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको रशिया का बता दूं कि रशिया का ऑपरेशन कैसा चल रहा है। ज़ाहिर है अगली पार्टी, अब पूरे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, फरवरी में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इस जंग को। और अब आकर रशिया को वो मौका मिला है, क्योंकि आगे जो रशिया के दुश्मन हैं उनकी तादाद आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो अब उन्हें रशिया ने थका दिया। अब रशिया के मारने की बारी आई है और रशिया खूब मार रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मैं आपको बता दूं, मारिनका का एक टाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाउन, यूं कह लें कि दूसरा बखमुत था, जिसको रशिया ने बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद कंट्रोल कर लिया। अब तो खैर यूक्रेन लड़ाई नहीं कर रहा, डिफेंसिव पोजीशंस यूक्रेन ने ले ली हैं। तो मारिनका के टाउन को रशिया ने कैप्चर कर लिया और रशिया की फोर्सेस अब आगे की जानिब बढ़ रही हैं। रशिया की जानिब से 50 ड्रोन हमले एक ही दिन में, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50 ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें तकरीबन 10 हलाकतें यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट कर रही है खिर्सन रीजन के अंदर और ओडेसा के अंदर। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, खिर्सन रीजन की है। ये एक रेलवे स्टेशन है जिसको रशिया के ड्रोन हमलों का ये रेलवे स्टेशन भी निशाना बना। और खिर्सन में ये बताया जा रहा है कि 70% खिर्सन का जो रीजन है वो बिजली के बगैर वहाँ पर लोग गुजारा कर रहे हैं रशिया की स्ट्राइक्स की वजह से। और ये ट्रेन स्टेशन जो है वो रशिया ने क्यों टारगेट किया, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो भी असलहे, गोले बारूद के तोहफे, तहाइफ यूक्रेन रिसीव करता है वो वाया रेल रोड रिसीव किए जाते हैं यूक्रेन की जानिब से। बहरहाल यूक्रेन ने कहा कि रशिया ने आबादियों को टारगेट किया, सिविलियंस का ये ट्रेन स्टेशन था जहां पर बहुत सारे पैसेंजर्स मौजूद थे जो कि निशाना भी बने रशिया की इन स्ट्राइक्स का। बहरहाल यूक्रेन ने डिनाई किया। यूक्रेन ने कहा कि ज़्यादातर ड्रोन्स को तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, और जहां तक ताल्लुक है मारिनका के टाउन का, तो वो भी रशिया झूठ बोल रहा है, कोई नहीं रशिया ने कंट्रोल किया वो टाउन, वहां पर अभी भी लड़ाई चल रही है। लेकिन अब से चंद घंटों कबल, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यूक्रेन के टॉप जनरल, जो यूक्रेन के आर्मी चीफ हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बहुत इंपॉर्टेंट वक्त के अंदर, जब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूक्रेन के आर्मी चीफ और यूक्रेन के सदर के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये वाज़ेह हुआ कि इख्तलाफात तो हैं, और दोनों जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, जो यूक्रेन के सदर की स्टेटमेंट्स हैं या फिर यूक्रेन के आर्मी चीफ ने क्या कहा, यूक्रेन के आर्मी चीफ ने कहा कि एडमिट किया उन्होंने कि मारिनका का टाउन हम छोड़ चुके हैं और हम डिफेंसिव पोजीशंस ले चुके हैं।
मरिनका के टाउन को छोड़ दें। जो यूक्रेन के आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि बखमुत और मरिनका की तरह दीगर कई टाउन्स भी रशिया आने वाले दिनों में कंट्रोल कर सकता है। जो हमारी हालत है वो बहुत पतली है और मैं ये चाहता हूँ कि 2024 ऐसा ना हो। और अगर आप ये चाहते हैं कि 2024 ऐसा ना हो तो हमें ना सिर्फ असलहा गोला बारूद चाहिए बल्कि हमें फौजी भी चाहिए, रिजर्व फौजी। इन्होंने डिमांड की है यूक्रेन के सदर से कि ज़्यादा नहीं, बस 5 लाख फौजी, रिजर्व फौजी इन्हें चाहिए। और यूक्रेन की पार्लिमान ने, मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर्स पर साइन भी कर दिए हैं कि 5 लाख जो नौजवान हैं 22 साल से कम उम्र के ना हो और कहा जा रहा है कि 27 साल से ज़्यादा उम्र के ना हो, उनको पकड़ पकड़ कर इन्होंने अब फ्रंट लाइन्स के ऊपर भेजना है। तो यूक्रेन के आर्मी चीफ ने कहा कि 2024 मुख्तलिफ होगा अगर हमें जवान मिल गए और असलहा मिल गया। फिर साथ एक ही इनके पास अचीवमेंट थी शेयर करने के लिए, गुज़िश्ता दिनों की ही खबर है, 48 घंटों की। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हुआ क्या, मनाज़र आपको नज़र आ रहे होंगे। ब्लैक सी फ्लीट को दोबारा से यूक्रेन ने सक्सेसफुली टारगेट किया और यहाँ पर रशिया का एक शिप था, बहुत इंपॉर्टेंट शिप था, ब्लैक सी फ्लीट का हिस्सा था, उसको यूक्रेन ने टारगेट किया और तबाह कर दिया। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन काफ़ी ज़्यादा, कुछ खबरों के मुताबिक गुस्सा भी हैं। जो एयर डिफेंस क्रू है रशिया का, उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा रूस के सदर इसलिए हैं कि इस वक्त के अंदर अगर यूक्रेन के इस तरह के हमले कामयाब हो गए तो यूक्रेन अपना जो कॉन्फिडेंस खो चुका है, तो वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इस तरह के हमले काफ़ी हैं और मदद इमदाद का रास्ता हमवार हो जाएगा। इसलिए कुछ खबरों के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ और जो भी वहाँ पर कमांडर हैं उनके साथ गुस्से का इजहार किया कि इस तरह की निगलिजेंस इस वक्त के अंदर बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि यूक्रेन के आप मिसाइल्स और ड्रोन्स को आपने 100% मार गिराना है, ये आपने मेक श्योर करना है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है नुकसान का कि रशिया का नुकसान हुआ या कोई कश्ती डैमेज हो गई, रशिया ने कहा कि तबाह नहीं हुई, डैमेज हुई है लेकिन नो टेंशन। और रशिया को टेंशन किस बात की है, ये जो तकरीब आपको नज़र आ रही है, एक और बैटलशिप एंटर हुआ उसी रोज़, जिस रोज़ ये हमला हुआ उसी रोज़ एक और बैटलशिप एंटर हुआ रशियन नेवी के अंदर और सेंट पीटर्सबर्ग में ये तकरीब हुई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर खुद मौजूद थे। रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री हो या फिर रशिया के जो ताल्लुकात हैं उन पर कोई असर इन हमलों का या इन तकरीबकारियों का, इन सैंक्शंस का कोई असर रशिया पर तो नहीं हो रहा। हाँ, ये हमले यूँ कह लें कि एक हाइप क्रिएट करने के लिए काफ़ी हैं, वरना रशिया पर, रशिया के ताल्लुकात पर, रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, रशिया के एलाइज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि रशिया पर इन हमलों का कोई असर बहरहाल नहीं हो सकता। ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर कहाँ पर मौजूद थे, मॉस्को के अंदर मौजूद थे। सरगे लैवरोव से इन्होंने मुलाकात की है, कुछ मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं और जॉइंट किस्म के कुछ मुआहदे हैं कि जॉइंटली ये असलहे की प्रोडक्शन के लिए भी इंडिया और रशिया आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर के इस दौरे के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। ये रेयर होता है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराहान मुमलिकत से तो मुलाकात करते हैं लेकिन फॉरेन मिनिस्टर से रशिया के सदर की मुलाकात बहुत रेयर होती है। सुब्रमण्यम जयशंकर से रूस के सदर ने मुलाकात की और यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, उनको भी मदऊ किया है व्लादिमीर पुतिन ने। और ये पैगाम जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनके थ्रू ये पैगाम भी पुतिन ने मोदी को भेजा कि हम आपका भी वेट कर रहे हैं मॉस्को के अंदर, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द दौरा करेंगे भारत की जानिब से। अभी तो फिलहाल खैर कंफर्म नहीं किया गया इस तरह का कोई दौरा कि नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं या नहीं। बहरहाल ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को, क्योंकि भारत भी अमेरिका के इत्तेहादी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था रूस की जानिब से। अब अमेरिका भारत को कह भी कुछ नहीं सकता इस तरह के दौरों या इस तरह की हरकतों पर। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर एशिया के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अमेरिका का एलाय भी भारत है और भारत इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से कैश भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका को भारत की दोस्ती, भारत की मौजूदगी क्यों चाहिए, चाइना की वजह से। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और भारत और चाइना की दुश्मनी जो है वो अमेरिका के फ़ायदे में है। इसलिए अमेरिका भारत की इस तरह की हरकतों को हज़म करना अमेरिका की मजबूरी है
اور بھارت بہت اچھے سے، بھارت اپنے جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہت اچھے سے شیپ کر رہا ہے، اپنی پوزیشن دیکھتے ہوئے بہت سٹرونگ پوزیشن میں بھارت اس وقت ہے۔ تو سبرامنیم جے شنکر کا دورہ بہت اچھا میسج بھی تھا، نہ صرف سبرامنیم جے شنکر کا دورہ بلکہ بیلاروس کی جانب سے بھی ایک خبر، بہت ٹینشن بھری خبر امریکہ کے لیے۔ بیلاروس کے سربراہ الیگزینڈر لوکاشینکو نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ڈپلائمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، جو نیوکس کی ڈپلائمنٹ ہے، جو ٹیکٹیکل نیوکس کی ڈپلائمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، یعنی کہ رشیا نے بیلاروس کے اندر اپنے ٹیکٹیکل نیوکس ڈپلوائے کر دیے ہیں۔ تو یہ امریکہ سے زیادہ یورپ کے لیے بری خبر ہے کہ یہاں پر ڈپلائمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، جس کو خود الیگزینڈر لوکاشینکو نے اناؤنس کیا، اور کچھ سیٹلائٹ امیجز بھی جاری ہوئے ہیں۔ یہ ایک اور ٹینشن بھری خبر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے۔ یہ آپ کو امیجز نظر آ رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ امیجز یہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ کوریا کی جانب سے بھر بھر کر اسلحہ، گولہ بارود رشیا سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اب یہ امیجز جو جاری کیے گئے ہیں امریکی میڈیا نے ہی جاری کیے ہیں، اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں کہ ان امیجز کو اس وقت کے اندر جاری کرنے اور یہ الزام جو بے بنیاد قسم کا الزام ہے وہ اس وقت کے اندر لگائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، سب سے پہلے تو نیٹو کی سب سے امپورٹنٹ خبر یہ سن لیں کہ سویڈن آنے والے دنوں میں سویڈن نیٹو کا ممبر بن جائے گا، اور نیٹو کنٹریز کی تعداد ہو جائے گی 32، کیونکہ ترکیہ کی پارلیمان نے بہت زیادہ لٹکا کر رکھا ہوا تھا رجب طیب ایردوان نے۔ اب ترکیہ کی پارلیمان نے بہرحال گرین سگنل دے دیا ہے سویڈن کو۔ اس کے بعد کوئی آفیشیل کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ترکیہ کی جانب سے آفیشیلی کوئی چیز اب روکی جا سکتی ہے۔ اب دنوں کے اندر سویڈن کو نیٹو کی ممبرشپ مل جانی ہے۔ یہ آخری بندش تھی سویڈن کی نیٹو کی ممبرشپ کی راہ میں، جو کہ دور ہو چکی ہے۔ امریکہ کی جانب سے $250 ملین کی مدد امداد یوکرین کے لیے جاری کی گئی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ کی مدد امداد کہاں سے آ گئی؟ تو یہ آخری پیکج ہے۔ امریکہ نے خود اناؤنس کیا کہ جو ہمارے ہاتھ میں تھا یہ آخری پیکج ہے، اس کے بعد پورا ڈیپینڈ کرے گا امریکہ کی کانگریس پر، اور ان کو بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دوبارہ ریکویسٹ کی گئی ہے امریکی کانگریس کو کہ آخری کھیپ ہم نے یوکرین کو دے دی، اب آپ جانیں اور رشیا جانے، پورے کا پورا یورپ جانے، پورے کی پوری دنیا جانے، اور امریکہ کے اندر ہماری سپر پاور کا تاج اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مولدووا کی جو پریزیڈنٹ ہیں مایا ساندو، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے بھی تھوڑی سی غیرت دلوانے کی کوشش کی امریکہ اور یورپین کنٹریز کے لیڈرز کو، یہ کہہ کر مایا ساندو نے کہا کہ رشیا کو، ولادیمیر پوتن کو روک لو، اگر ولادیمیر پوتن کو تم نے نہ روکا تو قیمت پورے کے پورے یورپ کو چکانی پڑے گی، نہ صرف پورے کے پورے یورپ کو بلکہ امریکہ جو حرکتیں کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں تو قیمت ایشیا کو بھی چکانا پڑ سکتی ہے، اور یورپ کے اندر یہ جو ٹینشنز ہیں یہ ایشیا تک بھی آ سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اب آپ کو پوری سچویشن پتہ ہے کہ مدد امداد ریپبلکنز سے بھی کوئی نہیں ملنی، یورپین یونین کی مدد امداد بھی وکٹر اوربان نے روک رکھی ہے، اور امریکہ نے بھی اپنا آخری پیکج یوکرین کو پرووائڈ کر دیا ہے، اور ہار بھی کوئی نہیں ماننی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ولادیمیر پوتن سے ہار بھی کوئی نہیں ماننی، تو اب راستہ کیا نکالا؟ جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے جاپان کو کہا ہے، جاپان جو کہ امریکہ کا بہت سٹرونگ ایلائی ہے، جاپان کی جانب سے یوکرین کو پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم سمیت بھاری اسلحہ پرووائڈ کیا جانا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جاپان یہ اسلحہ، یہ ایئر ڈیفنس سسٹم پرووائڈ کرے گا امریکہ کو، اور امریکہ پھر یہ پرووائڈ کرے گا یوکرین کو۔ اور رشیا کو برداشت نہیں ہے کہ اگر آپ کو ہرا دیا رشیا نے اور آپ تھک گئے، آپ کے اتحادی تھک گئے، آپ کی یو ایس کانگریس اب مدد امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یورپین کنٹریز کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اب معافیاں مانگنے لگے ہیں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے، تو آپ ایشیا کو، ایشین کنٹریز کو اس جنگ کے اندر اگر گھسیٹیں گے تو یہ جنگ یورپ سے آگے نکل کر ایشیا تک پہنچ جائے گی، اور ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ چاہے ایشیا سے مدد آئے گی تو رشیا کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور جاپان کو وارن کیا گیا ہے رشیا کی جانب سے کہ اس پرائے پنگے میں ٹانگ نہ اڑانا امریکہ کی باتوں میں آ کر، ورنہ تمہیں بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اب جاپان کیا یہ اسلحہ، رشیا کی وارننگ کے باوجود جاپان کیا امریکہ کو یہ اسلحہ، گولہ بارود پرووائڈ کرتا ہے؟ اور اگر جاپان ایسا کرے گا
तो रशिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा, और जिस तरह की हरकतें अमेरिका की जानिब से की जा रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो जंग है ये यूरोप से भी बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगर जापान इन्वॉल्व हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो साउथ चाइना सी के अंदर जो कुछ चल रहा है भारत और चाइना के दरमियान, चाइना और दीगर जो अमेरिका के इत्तेहादी साउथ चाइना सी के अंदर हैं, इंडो पैसिफिक के अंदर हैं, वो तो मौके की ताक में बैठे हुए हैं कि इस तरह का कोई माहौल बने तो ये भी अपनी लड़ाई लड़कर फैसला कर लें। जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो दे दूंगा। आज भी जो शी जिनपिंग हैं चाइना के सदर, उनकी जानिब से कुछ ख़तरनाक स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ उन पर भी बात कर लेंगे। बहरहाल ये जो फैसला अमेरिका के सदर ने किया, या फिर ये जो रास्ता अमेरिका के सदर ने निकाला है, एक तो ये आखिरी ऑप्शन है, इसके अलावा अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है और ये बहुत ख़तरनाक ऑप्शन है। लेकिन अमेरिका के सदर चूँकि आखिरी ऑप्शन है तो ये ख़तरनाक ऑप्शन इस्तेमाल करने में अमेरिका के सदर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे। और जापान की जानिब से एक अमेंडमेंट है कानून में, वो भी आने वाले दिनों में जापान अपने कानून में तरमीम करके ये असलहा अमेरिका के थ्रू यूक्रेन को प्रोवाइड करने वाला है, जिस पर रशिया के रद्द-ए-अमल का वेट करेंगे। आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगा। कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।